हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बायोस्टफ। कल के लेक्चर के अंदर वी डिस्कस्ड द पार्ट 2 ऑफ द सेल साइकिल एंड इट्स रेगुलेशन। मैंने G2 फेज के अंदर बताया था कि हम एक साइक्लिन CDK कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, दैट्स कॉल्ड एज CDK1 साइक्लिन B कॉम्प्लेक्स। वो हमेशा G2 फेज में बनता है और एक्टिवेटेड फॉर्म में रहता है। कैसे उसको एक्टिवेट किया जाता है मैंने वो भी आपके साथ डिस्कस करा था कि जैसे V1 काइनेस का रोल एंड एक्टिवेटेड काइनेस एंड CDC25A फॉस्फेटेस का रोल। ठीक है यहां तक। लेकिन बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर आपसे अगेन एक रिक्वेस्ट है कि जितने व्यूज आते हैं ना ही उतने लाइक्स होते हैं, ना ही लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं जो बेनिफिट हासिल कर रहे हैं वीडियो से। So मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये है, जस्ट प्लीज शेयर दिस वीडियो टू मोर एंड मोर पीपल सो दैट इट कैन रीच टू द नीडी स्टूडेंट्स हु एक्चुअली नीड दिस स्टफ। सो आई होप यू विल शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कल मैंने आपको बताया था कि G2 फेज के अंदर हम एक साइक्लिन CDK कॉम्प्लेक्स को बनाते हैं, दैट्स कॉल्ड एज साइक्लिन B CDK1। ये जो साइक्लिन B CDK1 कॉम्प्लेक्स है इट्स कॉल्ड एज MPF, माइटोसिस प्रमोटिंग फैक्टर। अब G2 फेज के अंदर अगर सेल है तो G2 फेज के अंदर सेल ने तमाम तैयारी की होगी, रेप्लिकेशन भी परफॉर्म किया होगा क्योंकि S फेज में रेप्लिकेशन होता है। नाउ द सेल इज इन द G2 फेज। अब सेल G2 फेज के अंदर मूव करना चाहेगी इनटू द M फेज जहां पे इसको माइटोसिस परफॉर्म करनी है या मियोसिस परफॉर्म करनी है। ठीक है यहां तक। तो अगर हम माइटोसिस की बात करें, क्योंकि हमें M फेज पढ़ना है और M फेज के अंदर वी विल टॉक ऑफ द माइटोटिक फेज। हम मियोसिस को भी पढ़ सकते हैं लेकिन फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग लेट्स टेक द माइटोटिक फेज। हम माइटोटिक फेज को लेंगे। माइटोटिक फेज के अंदर सबसे पहले प्रोफेज आता है एंड प्रोफेज के अंदर कौन से इवेंट्स होते हैं, यू माइट बी नोइंग दैट। यू नो दैट इन द प्रोफेज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का हम ब्रेकडाउन करते हैं। हम सेल ऑर्गेनेलिज को कुछ बुक्स देखते हैं कि उनका डिसअसेंबली होता है या ऐसे बोल सकते हैं उनका डिसोल्यूशन होता है, वो गायब हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं। लेकिन कुछ में ये लिखा होता है कि वो पेरिफेरी की ओर चले जाते हैं। सो दोनों में से कोई एक समझ लो, लेकिन सेल ऑर्गेनेलिज अभी के लिए गायब हो जाएंगे। ठीक है, हमें सेंट्रोसोम को बनाना पड़ेगा, हमें स्पिंडल फाइबर्स को बनाना पड़ेगा प्रोफेज के अंदर। ये सारी चीजें प्रोफेज के अंदर ही होता है। तो कैसे होंगी ये साइक्लिन B CDK1 जिसको हम MPF बोलते हैं, इसके साथ और एक प्रोटीन जुड़ता है एंड दैट प्रोटीन इज कॉल्ड एज पोलोलाइक काइनेस। पोलोलाइक काइनेस। Cyclin B CDK1 that's called as MPF along with the pololike kinase, what they will end up doing is that they will phosphorylate many things। जैसे मैंने कल थोड़ा सा बताया भी था। फर्स्ट पॉइंट, they will add, ऐसे मैं लिख सकता हूं, they will phosphorylate न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉस्फोरिलेशन होता है उसकी वजह से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का ब्रेकडाउन हो जाता है और प्रोफेज के अंदर हमें इसकी नीड होती है टू ब्रेक डाउन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ताकि हम सही ढंग से माइटोसिस को परफॉर्म कर सकें। द सेकंड पॉइंट इज इट विल फॉस्फोरिलेट द न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। आपको पता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर एक लार्ज कॉम्प्लेक्स रहता है, प्रोटीनेशियस कॉम्प्लेक्स, जिसके अंदर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया जाता है डिफरेंट सब्सटेंसेस का। न्यूक्लियस के अंदर किन चीजों को जाना है, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स के थ्रू ही जाता है। और न्यूक्लियस से जो अंदर, न्यूक्लियस के अंदर जो चीजें होती है उनको अगर बाहर जाना होता है तो इसी न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स के थ्रू ही बाहर चले जाते हैं। इसको भी फॉस्फोरिलेट किया जाता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स को फॉस्फोरिलेट करने के बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की डिसअसेंबली हो जाती है। इट लीड्स टू disintegration of nuclear membrane, disintegration
ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ओके, पॉइंट नंबर थर्ड, इट फॉस्फोरिलेट्स, ये फॉस्फोरिलेट कौन करता है? साइक्लिन BCDK1 यानी MPF along with the polo-like kinase, ये दो प्रोटीन्स मिलके ये काम परफॉर्म करते हैं। सो दीज टू आल्सो फॉस्फोरिलेट, ऐसे मैं लिख सकता हूं बिकॉज इट मींस फॉस्फोरिलेट, यहां पे मैंने लिखा है फॉस्फोरिलेट कोहेसिनेज एंड कंडेंसेनेज। सो दे फॉस्फोरिलेट कोहेसिनेज एंड कंडेंसेनेज। कोहेसिनेज क्या होते हैं, कंडेंसेनेज क्या होते हैं, अभी हम बात करेंगे इन अ व्हाइल। अभी के लिए आप ये समझो कि कोहेसिनेज और कंडेंसेनेज को फॉस्फोरिलेट किया जाता है। उसकी वजह से क्या होता है कि क्रोमोसोम जो है वो कंडेंस्ड फॉर्म में आते हैं, क्योंकि माइटोसिस को परफॉर्म करने के लिए जो ही प्रोफेज की ओर सेल जाती है, फिर मेटाफेज में, फिर एनाफेज में, स्पेशली मेटाफेज तक हमारे क्रोमोसोम्स जो है वो फुल्ली कंडेंस्ड फॉर्म में होते हैं। तभी हम मेटाफेज के अंदर क्रोमोसोम्स को अच्छे ढंग से माइक्रोस्कोप के अंदर देख पाते हैं। तो इस वक्त हमें जो जरूरत है वो है कि इस क्रोमैटिन को मोर कंडेंस करना, ताकि ये क्रोमोसोम की शक्ल ले लें। तो हम कोहेसिनेज और कंडेंसेनेज को फॉस्फोरिलेट करेंगे। इसकी वजह से जो क्रोमैटिन होगा वो कंडेंस होगा और उनकी शेप क्रोमोसोम जैसी बनेगी। पॉइंट नंबर 4, फॉस्फोरिलेट H1 हिस्टोन। सो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट इस साल सितंबर 17 को जो एग्जाम हुआ उसके अंदर 4 नंबर का क्वेश्चन सी सेक्शन में जो पूछा जा चुका था, तो उसके अंदर H1 हिस्टोन के फॉस्फोरिलेशन के बारे में बात की गई थी। सो वहां पे इस स्टेटमेंट से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। ठीक है जी, तो ये याद रखें आप कि फॉस्फोरिलेट्स द H1 हिस्टोन। फिफ्थ पॉइंट, फॉस्फोरिलेट्स काइनेटोकोर। काइनेटोकोर कहां होता है वो भी हम आगे देखेंगे कि क्रोमोसोम, जहां पे क्रोमोसोम के अंदर सेंट्रोमियर होता है, सेंट्रोमियर के बिल्कुल पेरिफेरी पे एक बटन लाइक प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर होता है, दैट्स कॉल्ड एज काइनेटोकोर। और उसी काइनेटोकोर से जब हमें सेंट्रोसोम से स्पिंडल फाइबर्स आते हैं, तो वो मेन फाइबर जो है स्पिंडल फाइबर्स, वो इसी क्रोमोसोम के काइनेटोकोर के साथ अटैच होते हैं और क्रोमोसोम उसको इंटैक्ट रखते हैं और फिर एनाफेज के अंदर डिसजंक्शन कराते हैं। सो ये काइनेटोकोर एक बटन लाइक प्रोटीन होता है क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर के पेरिफेरल साइड पे। ठीक है जी, आगे डिस्कस करेंगे। तो कुछ चीजें ये है कि जहां पे साइक्लिन BCDK1 और पोलोलाइक काइनेस का काम रहता है कि इट फॉस्फोलेट्स दीज प्रोटीन्स। इससे होगा क्या, ये सारी जो चीजें होती है ये प्रोफेज को इनिशिएट करती है, क्योंकि न्यूक्लियस को भी हमने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को भी हमने डिसइंटीग्रेट किया, सेल ऑर्गेनेल्स भी पेरिफेरी की ओर चले गए, और हमने क्रोमोसोम्स को कंडेंस कराया, क्योंकि बाय फॉस्फोरिलेटिंग द कोहेसिनेज एंड कंडेंसेनेज एज वेल एज फॉस्फोरिलेटिंग द काइनेटोकोर। ये सारी चीजें प्रोफेज के अंदर होती है और परफॉर्म किया जाता है बाय दीज टू प्रोटीन्स। यहां तक ठीक है। मैं आपको बता दूं, जो सेल होती है, यहां पे एक सेल है, अभी ये G1 फेज में है, फिर यही सेल S फेज में चली जाती है, फिर यही सेल G2 फेज में चली जाती है, फिर यही सेल M फेज के अंदर चली जाती है। सो ये है G1, S, G2 और ये है M फेज। G1 के अंदर आपको पता होगा कि अमाउंट ऑफ DNA 2C रहता है, अमाउंट ऑफ DNA 2C, अमाउंट ऑफ DNA की बात करता हूं। एस फेज के अंदर हमेशा रेप्लिकेशन होता है, यानी जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो अपना रेप्लिका बनाते हैं, तो 2C का अमाउंट डबल हो जाता है, इट बिकम्स 4C। G2 के अंदर 4C ही रहेगा, क्योंकि एस फेज के अंदर 4C हो गया। उसके बाद G2 में क्रोमोसोम्स के साथ हम कोई टच ही नहीं करते हैं। ठीक है जी, इट मींस एस फेज के अंदर जो 4C रहता है वही G2 के अंदर भी अमाउंट ऑफ DNA रहेगा 4C। फिर M फेज के अंदर भी 4C, और M फेज के अंदर जब एनाफेज आएगा, एनाफेज में 2 सेल्स बनेंगे हमें आफ्टर द टेलोफेज एंड साइटोकिनेसिस। उन 2 सेल्स के अंदर फिर ये 4C डिवाइड हो जाएगा इनटू 2C एंड 2C। ठीक है यहां तक। तो काम की बात ये है, I will rub it. देखो जी, G1 फेज के अंदर क्या होगा, ये है एक क्रोमोसोम, मान लो
ये है और एक क्रोमोसोम, ठीक है जी, यही है 2C। एक मैटरनल साइड से क्रोमोसोम आया है और एक पैटर्नल साइड से क्रोमोसोम आया है। 2C अमाउंट ऑफ डीएनए होगा और जो पोलैरिटी कंडीशन होगी वो 2N रहेगी, ठीक है जी। एस फेज के अंदर क्या होगा, ये क्रोमोसोम भी रेप्लिकेशन करेगा, ये क्रोमोसोम भी रेप्लिकेशन करेगा, तो ये अपनी कॉपी बनाएगा, ठीक है जी, और ये अपनी कॉपी बनाएगा, ठीक है। इसने अपनी कॉपी बनाई, रेप्लिकेशन करी, और इसने अपनी कॉपी बनाई बाय द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन। तभी यहां पे 2C अमाउंट ऑफ डीएनए था और यहां पे 4C, क्योंकि इसका भी डबल हुआ, इसका भी डबल हुआ। G2 फेज के अंदर यही कंडीशन रहेगी। अभी मैं रफ डायग्राम्स बना रहा हूं क्रोमोसोम्स का, तो क्योंकि अभी डायग्राम्स की जरूरत नहीं है, तो फिर एम फेज के अंदर क्या होगा वो अभी हम डिस्कस करेंगे। तो काम की बात क्या है, काम की बात यह है कि G1 फेज जो है, G1 फेज के बाद आता है एस फेज। एस फेज के अंदर आप देख सकते हो, ये अगर क्रोमोसोम नंबर 1 है, इसकी अभी 2 कॉपीज हैं, अगर ये इसका होमोलॉगस पेयर होगा, अगर ये क्रोमोसोम नंबर 1 है मैटरनल साइड से, तो ये क्रोमोसोम नंबर 1 होगा पैटर्नल साइड से, ठीक है जी। क्रोमोसोम नंबर 5 फ्रॉम मैटरनल साइड, क्रोमोसोम नंबर 5 फ्रॉम पैटर्नल साइड, तभी इनको हम होमोलॉगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स भी कहते हैं। जो ये दो पेयर्स हैं, जो ये पेयर है, इसके अंदर जो 2 क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है जी, इनके अंदर एक प्रोटीन रहता है, इनके अंदर एक प्रोटीन रहता है, और वो प्रोटीन डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ऑल ओवर द क्रोमोसोम। यहां से मैं दिखा सकता हूं, आप देख सकते हो, रेड में मैंने दिखाया, जो इस पेयर के अंदर एक प्रोटीन है, इस प्रोटीन ने इन 2 क्रोमोसोम्स को एक दूसरे के साथ अटैच्ड रखा है। इस प्रोटीन का नाम होता है कोहिसिन, जो अभी मैंने कहा था कि उसको भी फॉस्फोरिलेट किया जाता है। इसका मतलब है एस फेज के अंदर कोहिसिन इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द क्रोमोसोम, माइंड इट। इसके रिलेटेड इसी साल सितंबर 17 के अंदर क्वेश्चन आ चुका है, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द क्रोमोसोम, और यहां पे भी कोहेशन होगा इन दो के दरमियान भी। आई होप इट्स विजिबल, रेड कलर इज विजिबल। तो यहां पे भी कोहेशन है, यहां पे भी कोहेशन है। उसके बाद जब सेल G2 फेज के अंदर जाती है, यहां पे भी 4C है, और इन 2 क्रोमोसोम्स को अभी भी कोहेशन ही जोड़ेगा, तो यहां पे भी मैं कोहेशन ही दिखाऊंगा और यहां पे भी मैं कोहेशन ही दिखाऊंगा, ये 2 भी कोहेशन ही है, ठीक है। Why I am emphasizing on it? Because S फेज के अंदर कोहेशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द क्रोमोसोम, G2 फेज के अंदर 2 क्रोमोसोम्स के बीच में जो प्रोटीन है दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द क्रोमोसोम। उसके बाद जब यही सेल M फेज के अंदर चली जाती है, M फेज के अंदर जो अभी मैंने 2 प्रोटीन्स बताए थे, माइटोसिस प्रमोटिंग फैक्टर, ठीक है जी, MPF, उसके साथ क्या कहा था मैंने, पोलोलाइक काइनेज, वो 2 अब इस M फेज के प्रोफेज के अंदर कोहेशन के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप जोड़ेंगे। जब कोहेशन के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप जोड़ा जाता है तो कोहेशन फिर इसकी डिसइंटीग्रेशन हो जाती है और ये कोहेशन सिर्फ सेंट्रोमियर तक रिस्ट्रिक्टेड रहता है। अभी तक कोहेशन इट इज प्रेजेंट ऑल ओवर द क्रोमोसोम, यू कैन सी ऑल ओवर द क्रोमोसोम। लेकिन एम फेज के प्रोफेज के अंदर जब यही कोहेशन के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप जोड़ा जाएगा, फिर देखो कि कोहेशन कहां तक रिस्ट्रिक्टेड रहेगा। यह है, ठीक है जी, यह ब्लैक का ब्लैक वाला क्रोमोसोम और यह है ब्लू, ठीक है। अमाउंट अभी भी 4C है, लेकिन मैं कोहेशन की बात कर रहा हूं। अब कोहेशन टोटल रिस्ट्रिक्टेड रहेगा सेंट्रोमियर पे, ये कोहेशन प्रोटीन रिस्ट्रिक्टेड रहेगा सेंट्रोमियर पे, ये कोहेशन प्रोटीन रिस्ट्रिक्टेड रहेगा सेंट्रोमियर पे। इस वक्त एम फेज के प्रोफेज के अंदर इन 2 क्रोमेटिड्स को जोड़ेगा कोहेशन ही, लेकिन अभी ये कोहेशन ओनली इट इज ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू द सेंट्रोमियर, अभी ये ऑल ओवर द क्रोमोसोम प्रेजेंट नहीं है। ये बात आप दिमाग में रखिएगा, क्योंकि इसके रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है कि एस फेज और G2 फेज के अंदर कोहेशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द क्रोमोसोम, बट ओनली इन द प्रोफेज ऑफ द एम फेज इस कोहेशन के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप जोड़ के इसको रिस्ट्रिक्ट किया जाता है ओनली टू द सेंट्रोमियर। अब कोहेशन प्रेजेंट है सेंट्रोमियर तक, दैट्स इट। यहां तक आई होप आपको ये बात समझ में आई। उसके बाद क्या होगा, अब एम फेज के अंदर सबसे पहले आता है प्रोफेज।
मैं आपको ये बता दूं कि हमें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज ये नहीं पढ़ने हैं इधर, क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं, रेगुलेशन। हम देखेंगे कि किस किस फेज के अंदर रेगुलेशन होती है, उस फेज पे हम एम्फेसाइज करेंगे। बाकी जो सेल साइकिल और माइटोसिस और मियोसिस के अंदर फेजेस है, कभी अलग से उन माइटोसिस और मियोसिस को लेंगे जहां पे हम फेजेस को डिस्कस करेंगे कि क्या क्या इवेंट्स होते हैं। लेकिन यहां पे वी आर रिस्ट्रिक्टेड टू द रेगुलेशन, सो आई विल फोकस एंड एम्फेसाइज ऑन द रेगुलेटरी पाथ एंड वी विल सी इन विच फेजेस द रेगुलेटरी पाथ एक्चुअली टेक्स प्लेस एंड वी विल एम्फेसाइज ऑन दैट फेज। ठीक है जी। Okay. Now, हम बात करेंगे, मैंने बताया कि प्रोफेज के अंदर ये सब होता है, ठीक है जी। अब मेटा, उसके बाद क्या आता है, मेटाफेज। मेटाफेज के अंदर आपको पता है कि सारे क्रोमोसोम्स को एक प्लेट के ऊपर, इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर अलाइन किया जाता है। मैं बस दिखाऊंगा, लेकिन हमें उसके अंदर ज्यादा रेगुलेशन होता नहीं है, तो वी वोंट डिस्कस दैट। अगर ये मेटाफेज के अंदर सेल है, ठीक है जी, ये क्रोमोसोम नंबर 1 है, रेप्लिकेटेड फॉर्म। क्रोमोसोम नंबर 2 है, 3 है, ठीक है जी। ऐसे ही 46 क्रोमोसोम्स को इसी प्लेट के अंदर अलाइन किया जाएगा। यू कैन सी इट, दिस इज क्रोमोसोम नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अप टू 46, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द माइटोसिस। तभी हम अभी होमोलॉगस पेयर की बात नहीं कर रहे हैं कि क्रोमोसोम नंबर पेयर नंबर 1 के सामने, यानी मैटरनल क्रोमोसोम नंबर 1 के सामने पैटर्नल क्रोमोसोम नंबर 1 होना ही चाहिए, वो हम मियोसिस के अंदर बात करते हैं। अभी हम रैंडमली दिखा सकते हैं कि ये क्रोमोसोम नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, आगे 4, 5, 6, 7, और इनको अलाइन किया जाएगा एक पर्टिकुलर प्लेट पे, जिसको हम कहते हैं मेटाफेजिक प्लेट। तो मेटाफेज के अंदर यही होता है कि क्रोमोसोम्स आर अलाइन्ड ऑन टू द मेटाफेजिक प्लेट। इसके अंदर रेगुलेशन होती नहीं है। रेगुलेशन कहां होता है? रेगुलेशन होता है एनाफेज के अंदर। कैसे होगा, वी विल डिस्कस दैट। देखिए जी, हम एनाफेज के अंदर देखेंगे कि कैसे रेगुलेशन होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, एनाफेज के अंदर सेल इस तरह होगी, और मैंने अभी बताया कि अगर ये ऐसे में दिखाता हूं जैसे मैंने अभी दिखाया था, ताकि यू कैन कोरिलेट इट। यह है रेप्लिकेटेड फॉर्म, और मैंने दूसरा क्रोमोसोम ब्लू से दिखाया था, ठीक है जी। आई होप दिस इज विजिबल। ये ब्लैक, ये ब्लू में क्रोमोसोम। इन दो को किस, इन दो क्रोमैटिड्स को कौन जोड़ता है? कोहेसिन प्रोटीन एट द सेंट्रोमियर पोजीशन, यहां पे जोड़ेगा कोहेसिन प्रोटीन, ठीक है। यहां तक एनाफेज के अंदर स्पिंडल apparatus भी बन चुका होता है। यहां पे सेंट्रोजोम होगा, और यहां से यहां पे भी सेंट्रोजोम होगा, और यहां से स्पिंडल फाइबर्स निकलेंगे। देखो यहां पे जो स्पिंडल फाइबर है, मेन स्पिंडल फाइबर, वो इस काइनेटोकोर के साथ अटैच हो रहा है, और यहां से ये स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर के साथ, ये स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर के साथ, ये स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर के साथ। अब आप बताएंगे तो आपने सर बताया नहीं कि काइनेटोकोर होता क्या है और किधर प्रेजेंट होता है। इन ए क्विक व्हाइल लेट मी शो यू दिस। अगर ये क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम का हमेशा बीच में रहता है, यहां पे दिखाते हैं, ये मान लो आप सेंट्रोमियर, ये सेंट्रोमियर, ठीक है। क्रोमोसोम के मिडल में हमेशा, जनरली मिडल, मतलब इट्स नॉट मैंडेटरी कि मिडल में ही होना चाहिए सेंट्रोमियर। जहां पे भी सेंट्रोमियर होगा तो वहां पे काइनेटोकोर होता है। ये क्रोमोसोम है, इसका सेंट्रोमियर है, क्रोमोसोम है, इसका सेंट्रोमियर है, ठीक है। और इन दो सेंट्रोमियर्स को कौन जोड़ के रखता है? कोहेसिन प्रोटीन। ये है कोहेसिन प्रोटीन, ये है कोहेसिन प्रोटीन, ठीक है। और इन्हीं सेंट्रोमियर के इर्द गिर्द एक प्रोटीन रहता है, बटन लाइक स्ट्रक्चर, दैट्स कॉल्ड इज बटन लाइक प्रोटीनिशियस स्ट्रक्चर, दैट्स कॉल्ड इज काइनेटोकोर। आप देख सकते हो, यह है काइनेटोकोर, यह है काइनेटोकोर। और जब स्पिंडल फाइबर्स आते हैं
जैसे मैंने ये दिखाया, ये सिप्टेनल फाइबर आएगा और इस काइनेटोकोर के साथ अटैच होगा, यहां से भी आएगा काइनेटोकोर के साथ अटैच होगा। यहां मैंने डायरेक्टली दिखाया कि ये सिप्टेनल फाइबर इस काइनेटोकोर के साथ अटैच हो रहा है, यहां से भी अपने काइनेटोकोर के साथ अटैच हो रहा है। यहाँ पे थोड़ा छोटा डायग्राम है, तो बड़ा समझाने के लिए मैंने थोड़ा सा बड़ा दिखाया, ताकि यू कैन अंडरस्टैंड एंड यू कैन कोरिलेट दिस थिंग विद दिस सेल। ठीक है जी। तो क्या काम रहता है एनाफेज के अंदर, कि ये जो क्रोमोसोम्स हैं इनके साथ जो स्पिंडल फाइबर्स अटैच हुए हैं, एनाफेज के अंदर दो फेजेस होते हैं, एक होता है अर्ली एनाफेज, दूसरा होता है लेट एनाफेज। अर्ली एनाफेज के अंदर क्या होगा कि ये जो स्पिंडल फाइबर्स हैं, ये स्पिंडल फाइबर जो कि राइट साइड में है, ये पुल करेंगे इस क्रोमोसोम और इस क्रोमोसोम को टुवर्ड द राइट साइड, और ये स्पिंडल फाइबर्स इन दो क्रोमैटिड्स या क्रोमोसोम्स को पुल करेंगे टुवर्ड्स द रेस्पेक्टिव साइड। इसका मतलब है अर्ली एनाफेज के बाद क्या होगा कि ये जो क्रोमैटिड है और ये क्रोमैटिड है, ये क्रोमैटिड इट विल गो टू दिस साइड एंड दिस ब्लैक वन इट विल गो टू दिस साइड, एंड दिस स्पिंडल फाइबर विल पुल दिस chromatid to this side and this spindle fiber will pull this chromatid to this side। और अर्ली एनाफेज के अंदर यही होता है कि हम डिसजंक्शन कराते हैं क्रोमैटिड्स का। ठीक है जी यहां तक। अब हम देखते हैं कि अर्ली एनाफेज के अंदर ये कैसे परफॉर्म किया जाता है। यहां पे है अर्ली एनाफेज, अर्ली एनाफेज। माइंड इट, our main motive in the early anaphase is to separate these chromatids to the respective poles। ठीक है जी। How that will occur, we will discuss that here। I will rub this diagram। देखो जी, सेल के अंदर एक एंजाइम रहता है, एक प्रोटीन रहता है, दैट्स कॉल्ड एज CDC14 phosphatase। Phosphatase it means any protein, any enzyme which removes the phosphate group। phosphatase और काइनेस एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। phosphatase हमेशा phosphate ग्रुप को रिमूव करता है। एनाफेज के अंदर क्या होगा, हमने G2 फेज के अंदर MPF को एक्टिवेट किया था ना, माइटोसिस प्रमोटिंग फैक्टर को, साइक्लिन BCDK1 को हमने एक्टिवेट किया है G2 फेज के अंदर ही। अब वही एक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ द MPF एनाफेज के अंदर काम करेगा। कैसे काम करेगा, वो जो MPF है, MPF एक्टिवेटेड फॉर्म, एक्टिव MPF, ये क्या करेगा, एक्टिव MPF अर्ली एनाफेज के अंदर CDC14 फॉस्फेटेज के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप जोड़ता है। देखिए जी मैं दिखा सकता हूं यहां पे, एक्टिव MPF विल यूज एन ATP मॉलिक्यूल, क्योंकि फॉस्फेट हम ATP से ही लाते हैं, तो ADP में कन्वर्ट करेगा और फॉस्फेट में कन्वर्ट करेगा। उसी फॉस्फेट को लिया जाएगा और इस CDC14 फॉस्फेटेज पे ऐड किया जाएगा। अभी तक CDC14 फॉस्फेटेज इनएक्टिव था, लेकिन जो ही एक्टिव MPF ने इसके ऊपर फॉस्फेट ग्रुप ऐड किया, ये CDC14 फॉस्फेटेज एक्टिव बन गया। ठीक है, अब समझो इस पाथवे को। अब CDC14 फॉस्फेटेज एक्टिव है, ठीक है जी यहां तक। उसके बाद क्या होगा, यहां पे एक प्रोटीन रहता है CDC20। CDC14 फॉस्फेटेज इन द फॉस्फोरिलेटेड फॉर्म में एक्टिव है, और जो CDC20 होता है ये नॉर्मली फॉस्फोरिलेटेड फॉर्म में होता है, ये फॉस्फोरिलेटेड फॉर्म में है, और ये नॉर्मली फॉस्फोरिलेटेड फॉर्म में इनएक्टिव होता है। Try to get the concept। CDC14 phosphatase in the phosphorylated form is active, but CDC20 it's also a protein in the phosphorylated form is inactive। अब क्या होगा, क्योंकि अब ये एक्टिव है, ये जब एक्टिव होगा तो इसका काम है फॉस्फेट को रिमूव करना। ये CDC14 फॉस्फेटेज इस फॉस्फेट को रिमूव करेगा CDC20 से। ठीक है जी, यहां से मैं दिखाता हूं, ये फॉस्फेटेज इस फॉस्फेट को रिमूव करेगा जो कि प्रेजेंट है ऑन टू द CDC20। अब इस फॉस्फेट को हमने रिमूव किया, फॉस्फोरिलेटेड फॉर्म में ये क्या था, इनएक्टिव। अब हमने फॉस्फेट को क्या किया, रिमूव, तो ये क्या बनेगा, एक्टिव। देख सकते हो अब ये एक्टिव है। कौन एक्टिव है, CDC20। ठीक है,
CDC20 अनफॉस्फोरिलेटेड फॉर्म में एक्टिव होता है। अब CDC20 काम क्या करेगा, ये CDC20 मिलता है और एक प्रोटीन के साथ CDC20 प्लस APC, CDC20 इन अनफॉस्फोरिलेटेड फॉर्म, क्योंकि इस फॉस्फेट को हमने रिमूव किया, अब ये एक्टिव है, ये APC के साथ मिलके एक कॉम्प्लेक्स बनाता है CDC20 APC कॉम्प्लेक्स। अब हमारे पास मौजूद है CDC20 APC कॉम्प्लेक्स, APC कॉम्प्लेक्स ये है ना, प्लस APC कॉम्प्लेक्स, ये एक्टिव है। अब है क्या ये CDC20 APC कॉम्प्लेक्स, ये E3 ubiquitin ligase है, it's an E3 ubiquitin ligase. Now I don't need to discuss E3 ubiquitin ligase because I discussed it multiple time. E3 ubiquitin ligase, अब इसका क्या काम है, तो यूबिक्विटिन लाइगेज E3 का हमेशा अब आपको समझ में आ चुका होगा कि इसका काम यही रहता है, टू यूबिक्विटिनेट द टारगेट प्रोटीन एंड टू सबमिट दैट प्रोटीन फॉर द डिस्ट्रक्शन प्रोसेस। कैसे करेगा, मकसद क्या है हमारा कि उन क्रोमैटिड्स को हमें सेपरेट करना है, ठीक है जी। जो स्पिंडल फाइबर्स काइनेटोकोर के साथ अटैच हुए हैं, वो स्पिंडल फाइबर्स अब अपना फोर्स, पुलिंग फोर्स लगाएंगे और उन क्रोमैटिड्स को रेस्पेक्टिव पोर्स में भेजेंगे। वही हमारा मकसद है कि डिसजंक्शन ऑफ क्रोमैटिड्स कराना या डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स अभी कराना है हमें, ठीक है जी। वो कैसे कराएंगे हम ये पाथवे चला रहे हैं और इस पाथवे के अंदर हमने CDC20 प्लस APC को एक्टिवेट करा, ये E3 यूबिक्विटिन लाइगेज है। अब इसका क्या काम है, नॉर्मली सेल के अंदर एक एंजाइम होता है, this is called as separase. It is a cysteine protease. It is a cysteine protease. Separase एक एंजाइम होता है और ये separase हमेशा जुड़ के रहता है और एक प्रोटीन के साथ, that's called as securin. नॉर्मली सेल के अंदर एक एंजाइम रहता है सेपरेस, हम अर्ली एनाफेज की बात कर रहे हैं, ये सेपरेस नॉर्मली जुड़ के रहता है सिक्यूरिन के साथ और सिक्यूरिन इस सेपरेस को इनएक्टिवेट करा देता है। जब भी सेपरेस सिक्यूरिन के साथ होगा, सेपरेस इनएक्टिव होगा, इट मींस अभी सेपरेस जो है ये इनएक्टिव है। व्हाई, बिकॉज इट इज बाउंड टू सिक्यूरिन। सिक्यूरिन ऑलवेज कीप्स द सेपरेस इन इनएक्टिवेटेड फॉर्म, ठीक है। यहां से मैं आपको क्रोमोसोम्स को दिखाता हूं, ये और ये है सेंट्रोमियर, ये है सेंट्रोमियर और इनके बीच एक प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर होता है जो कि इनको जोड़ के रखता है, दैट्स कॉल्ड एज कोहेसन। और यहाँ पे काइनेटोकोर होता है, यहाँ पे भी काइनेटोकोर होता है और यहाँ से स्पिंडल फाइबर्स होते हैं, ठीक है जी। यहाँ से स्पिंडल फाइबर्स, यहाँ से स्पिंडल फाइबर्स। इन दो क्रोमोसोम्स को हमें अलग करना है, ये हमारा मकसद है। हम पहुंचे इस मकसद तक। देखो जी, सेपरेस अभी इनएक्टिव है क्योंकि सिक्यूरिन के साथ बाउंड है। अब चूंकि हमने एक एंजाइम को एक प्रोटीनेशियस कॉम्प्लेक्स को एक्टिवेट किया है E3 यूबिक्विटिन लाइगेज व्हिच इज CDC20 प्लस APC। अब E3 यूबिक्विटिन लाइगेज करेगा क्या, ये लाइगेज इस सिक्यूरिन के ऊपर यूबिक्विटिन टैग्स ऐड करेगा, ठीक है जी। ये लाइगेज आएगा इस सिक्यूरिन के ऊपर यूबिक्विटिन के टैग्स ऐड करेगा। कल मैंने बताया था जब भी हम किसी प्रोटीन, टारगेट प्रोटीन के ऊपर यूबिक्विटिन टैग्स लगाते हैं, दैट मींस दैट प्रोटीन इज नाउ सबमिटेड फॉर द डिस्ट्रक्शन प्रोसेस, ठीक है जी। यूबिक्विटिन ऐड हुए सिक्यूरिन के ऊपर, अब उसके बाद क्या होगा सिक्यूरिन का, सिक्यूरिन विल बी डिस्ट्रॉयड, अगर ये डिस्ट्रॉय हुआ सिक्यूरिन, सेपरेस क्या होगा, फ्री, क्योंकि सिक्यूरिन को हमने डिस्ट्रॉय किया। सेपरेस क्या होगा, फ्री। मैं दिखाता हूं, अब सेपरेस फ्री है क्योंकि अब सिक्यूरिन है ही नहीं, तो सेपरेस क्या रहेगा, फ्री। अब सेपरेस फ्री है, सेपरेस, अगर सेपरेस फ्री है तो इनएक्टिव होगा कि एक्टिव, एक्टिव होगा। अब सेपरेस एक्टिव है, अब आप बोलेंगे हमने सेपरेस को एक्टिव कराया, अब इसका क्या काम है, इतना सारा हमने ये पाथवे चलाया ओनली फॉर द एक्टिवेशन ऑफ द सेपरेस। नाउ व्हाट इज इट्स फंक्शनैलिटी, इसका फंक्शन है सेपरेस का, ये जाएगा इधर, सेपरेस इन दो क्रोमैटिड्स के दरमियान जो कोहेसन है उसको डिग्रेड करेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हाट सेपरेट डज, इट डिग्रेड्स कोहेसन। मुझे बताओ, अगर कोहेसन को डिग्रेड किया जाता है,
इन दो क्रोमैटिड्स या क्रोमोसोम्स के बीच, अभी ये क्रोमैटिड्स है, अभी क्रोमोसोम्स बनेंगे जब रेस्पेक्टिव सेल्स में चली जाएंगी, तभी मैं कभी क्रोमैटिड कभी क्रोमोसोम बोलता हूं। अभी हम इनको क्रोमैटिड बोलेंगे जब ये क्रोमैटिड अपनी सेल के अपने पोल की ओर जाएगी, ये क्रोमैटिड अपने पोल की ओर जाएगी, फिर अपने अपने रेस्पेक्टिव सेल्स में चली जाएंगे, तब हम इनको क्रोमोसोम्स बोलेंगे। इन्हीं क्रोमैटिड्स को बाद में क्रोमोसोम भी बोलेंगे हम, ठीक है जी। लेकिन अभी काम की बात यह है कि सेपरेज जो ही एक्टिव हुआ, इसने इन दो क्रोमैटिड्स के दरमियान जो कोहेजन था उसको डिग्रेड किया। अब इसकी वजह से होगा क्या, ये कोहेजन तो अब रहेगा नहीं। जब रहा नहीं, ये स्पिंडल फाइबर यहां से पुल कर रहा था ना इसको कंटिन्यूअसली, काइनेटोकोर के साथ ये अटैच्ड है, इसको यहां की ओर पुल कर रहा था, और यहां से जो स्पिंडल फाइबर अटैच्ड था काइनेटोकोर के साथ, ये इसको यहां की ओर पुल कर रहा था। लेकिन वो पुलिंग सही ढंग से काम नहीं कर रही थी, ओनली फॉर द रीजन बिकॉज इन दो के बीच में कोहेजन था, उसने इन दो को जोड़ के रखा था, उस कोहेजन को हमने डिग्रेड किया। नाउ दिस स्पिंडल फाइबर विल इजीली पुल डाउन दिस क्रोमोसोम या क्रोमैटिड टू द रेस्पेक्टिव पोल, एंड दिस विल गेट टू द रेस्पेक्टिव पोल। ये है हमारे अर्ली एनाफेज की बात। तो अर्ली एनाफेज में काम की बात यह है कि हम क्रोमैटिड्स को डिसजंक्शन कराते हैं टू द रेस्पेक्टिव पोल्स बाय dissolving the cohesion protein. And how can we dissolve the cohesion protein? We have to run a pathway so that we can activate the separase enzyme. ठीक है जी, यहां तक। नेक्स्ट, अब ये जो क्रोमैटिड्स हैं ये अपने अपने पोल्स में चले गए हैं, लेकिन हम अर्ली एनाफेज की बात कर रहे थे। नाउ वी विल टॉक अबाउट द लेट एनाफेज। देखो जी, यहां पे भी क्या होगा, लेट एनाफेज में क्या होता है, लेट्स डिस्कस। हमारे पास फिर से CDC14 फॉस्फेटेस एंजाइम होता है। नॉर्मली क्या होता है, ये इनएक्टिव। इसके ऊपर कौन फॉस्फेट ग्रुप जोड़ता है, MPF। ये इसके ऊपर फॉस्फेट ग्रुप जोड़ के इस CDC14 फॉस्फेटेस को एक्टिव कराता है। ठीक है जी, मान लिया हमने, एक्टिव हो गया। फिर क्या होता है, एक और प्रोटीन होता है हमारे पास, इसका नाम है CDH1। CDH1 के ऊपर नॉर्मली फॉस्फेट ग्रुप ऐड होता है, और ये नॉर्मली फॉस्फोरिलेटेड फॉर्म में इनएक्टिव होता है। इनएक्टिव फॉस्फोरिलेटेड फॉर्म ऑफ द CDH1 इज इनएक्टिव। लेकिन अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने CDC14 फॉस्फेटेस को एक्टिव कराया, अब फॉस्फेटेस का काम होता है फॉस्फेट को रिमूव करना। ये CDC14 फॉस्फेटेस इस फॉस्फेट को रिमूव करेगा, देख सकते हो आप, ये आएगा, इसको क्लिप करेगा इस फॉस्फेट को। ठीक है जी, इसका मतलब है CDH1 के ऊपर जो फॉस्फेट था उस फॉस्फेट को रिमूव किया गया। अब ये अनफॉस्फोरिलेटेड फॉर्म में है। अनफॉस्फोरिलेटेड फॉर्म के अंदर CDH1 एक्टिव होता है, क्योंकि फॉस्फेट ग्रुप तो हमने हटाया ना, अब ये इनएक्टिव से एक्टिव बन गया। अब CDH1 एक्टिव है। अब CDH1 करेगा क्या, CDH1 जुड़ेगा फिर से APC के साथ, बनाएगा एक कॉम्प्लेक्स CDH1 APC कॉम्प्लेक्स, CDH1 प्लस APC। ठीक है, यहां तक ये एक्टिव है। What is CDH1 APC? It's also a E3 ubiquitin ligase. ये भी है E3 ubiquitin ligase। अब इसका क्या काम है CDH1 APC का, अभी हमारे पास MPF एक्टिवेटेड फॉर्म में है ना, क्योंकि वही MPF तो फॉस्फोरिलेट कर रहा है ना CDC14 फॉस्फेटेस को। MPF किसका बना होता है, साइक्लिन B CDK1 का। मैं यहां दिखाता हूं, यह है साइक्लिन B, ये CDK1, ये है साइक्लिन B, इसी को हम बोलते हैं MPF। ये अभी एक्टिवेटेड फॉर्म है। लेकिन हमने किसको एक्टिवेट किया, CDH1 APC को। ये E3 ubiquitin ligase है। ये CDH1 APC in the late anaphase it will add ubiquitin tags onto the cyclin B। ठीक है, ये जो एंजाइम है ना E3 ubiquitin ligase CDH1 APC, it will now add यूबिक्विटिन onto the cyclin B। ठीक है जी, मैं दिखाता हूं, यहां से इस पे यूबिक्विटिन को ऐड किया गया, यहां से भी यूबिक्विटिन को ऐड किया गया। मुझे बताओ, इस E3 यूबिक्विटिन लाइगेस ने इस साइक्लिन B के ऊपर यूबिक्विटिन टैग्स ऐड किए, इसका मतलब क्या हुआ कि साइक्लिन B विल बी नाउ डिस्ट्रक्टेड। ठीक है जी, इट मींस क्योंकि यूबिक्विटिन टैग्स जब लगते हैं तो फिर डिस्ट्रक्शन ही होती है। इट इंप्लाइज
साइक्लिन बी डिस्ट्रक्टेड। अगर साइक्लिन बी डिस्ट्रक्ट हुआ तो CDK1 तो अकेले काम करता ही नहीं है, इसको हमेशा साइक्लिन बी होना चाहिए फॉर इट्स प्रॉपर फंक्शनैलिटी। साइक्लिन बी को हमने डिस्ट्रॉय किया, इसका मतलब है CDK1 अब काम नहीं करेगा। इट मींस MPF इज नाउ इनएक्टिव। MPF नाउ इनएक्टिव। अगर MPF इनएक्टिव है, मुझे बताओ, समझो फिर से। E3 ubiquitin ligase है, CD-H1 plus APC. It added the ubiquitin tags onto the cyclin B of the MPF. Cyclin B got destroyed, and then CDK1 alone cannot function in the absence of the cyclin B. It means as a whole MPF will get inactivated. अगर MPF inactive हुआ, किस फेज में MPF inactive होता है? लेट एनाफेज के अंदर। अब MPF inactivate हुआ, इससे क्या होगा? यही MPF था ना प्रोफेज के शुरुआत में, along with the पोलोलाइक काइनेज। इसी ने बहुत सारे प्रोटीन्स के ऊपर और बहुत सारी चीजों के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप ऐड किया था, और उसकी वजह से प्रोफेज की शुरुआत हुई थी। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को ब्रेक डाउन किया था, जो सेल ऑर्गेनेल्स थे वो पेरिफेरी की ओर चले गए थे, सेंट्रोसोम की फॉर्मेशन हुई थी, सेपिंडल अपैरेटस का बनना स्टार्ट हुआ था। किसके अंदर? प्रोफेज के अंदर। और कब हुआ था ये चीजें? जब MPF ने उन डिफरेंट पैरामीटर्स, डिफरेंट जो है सब्सटेंसेस पे फॉस्फेट ग्रुप ऐड किया था। अब यही MPF इनएक्टिव है। अब जिन जिन चीजों पे इसने प्रोफेज के अंदर फॉस्फेट ऐड किया था, एक फॉस्फेटेज आएगा। फॉस्फेटेज का मतलब होता है ना जो फॉस्फेट को रिमूव करता है। एक फॉस्फेटेज आएगा, वो तमाम उन फॉस्फेट्स को अब रिमूव करेगा। MPF ने जोड़ा था फॉस्फेट प्रोफेज के अंदर, अभी इनएक्टिव है। अब एक फॉस्फेटेज आएगा, वो उन्हीं फॉस्फेट्स को अब रिमूव करेगा जिन फॉस्फेट्स को MPF ने प्रोफेज के अंदर ऐड किया था। मान लिया कि हमने अब उन फॉस्फेट्स को रिमूव किया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे हमने फॉस्फेट ऐड किया था, वो डिसइंटीग्रेट हुआ। अब उन्हीं छोटे छोटे टुकड़ों पे हम फॉस्फेट को रिमूव करेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विल रीअपियर। सेल और मतलब जो उस वक्त हुआ था उसका रिवर्स हो जाएगा अब, क्योंकि तब फॉस्फेट्स लगे थे, अब फॉस्फेट्स रिमूव हो रहे हैं। जो उस वक्त हुआ था फॉस्फेट की एडिशन की वजह से, अब उसका उल्टा होगा फॉस्फेट के रिमूवल से। ठीक है जी, इसका मतलब है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विल गेट रीअपियर्ड, सेल ऑर्गेनेल्स फिर से आ जाएंगे, सेंट्रोसोम का डिसोल्यूशन होगा, सेपिंडल अपैरेटस खत्म हो जाएगा। क्यों हो रहा है ये? क्योंकि हमने अब ऑलमोस्ट एनाफेज को कंप्लीट किया, हमें टीलोफेज की ओर जाना है। टीलोफेज के बाद हमें साइटोकिनेसिस करना है, और उसके बाद 2 सेल्स हमें मिलेंगी, और उन 2 सेल्स के अंदर सारा कुछ होना चाहिए जो कि पैरेंट सेल के अंदर होती है। उन 2 सेल्स के अंदर न्यूक्लियस भी होना चाहिए, DNA भी होना चाहिए, सेल ऑर्गेनेल्स भी होनी चाहिए, क्या बोलते हैं इसको, मतलब सारी चीजें जो कि एक पैरेंट सेल में होती है, नॉर्मल सेल के अंदर होती है। साइटोकिनेसिस के बाद जब हमें 2 सेल्स मिलेंगे, उन 2 सेल्स के अंदर भी वही सारी चीजें आनी चाहिए जो कि पेरेंट सेल के अंदर होती है। तभी हम सारा कुछ रिकवर कर रहे हैं, ताकि वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द साइटोकिनेसिस, ताकि जो 2 सेल्स बनेंगे उसके अंदर हमें सारा कुछ सेम मिलेगा जो कि एक नॉर्मल पेरेंट सेल के अंदर होता है। तो लेट एनाफेज के अंदर आपने क्या याद रखा कि MPF को हम इनएक्टिवेट करेंगे, और फिर यहां पे मैं लिख देता हूं, एक फॉस्फेटेज आएगा, will remove all those phosphates which were added by MPF during prophase. और प्रोफेज के अंदर जो हुआ उसका उल्टा अब इधर होगा। ठीक है जी, अब हो गया हमारा एनाफेज कंप्लीट। उसके बाद क्या होगा? टीलोफेज एंड साइटोकिनेसिस। अब टीलोफेज एंड आप इवन के लोअर क्लास में भी पढ़ते हो, 12th के अंदर भी पढ़ते हो, कि हम जनरली बोलते हैं कि टीलोफेज के अंदर वो सारी चीजें होती है, यानी प्रोफेज के अंदर जो चीजें होती है ना उसका रिवर्स टीलोफेज के अंदर होता है। प्रोफेज का रिवर्स होता है नॉर्मली टीलोफेज। ठीक है जी, अब टीलोफेज के अंदर क्या होगा? एक सेल होगी, क्योंकि क्रोमोसोम्स जो है, जो क्रोमेटिड्स है, उन्होंने अपने अपने पोल्स पे जगह ली होगी। यहाँ पे एक तरफ के क्रोमेटिड्स होंगे, यहाँ पे एक तरफ के क्रोमेटिड्स होंगे। ठीक है जी, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, जैसे ये क्रोमेटिड्स है, ये यहाँ पहुंच गए हैं और ये यहाँ पहुंचे हैं, ये टीलोफेज में होता है। फिर साइटोकिनेसिस के अंदर यहाँ पे एक एक्टिन फिलामेंट की रिंग बनती है, एक्टिन फिलामेंट की रिंग बनेगी।
उससे क्या होगा, उसको हम क्लीवेज फरो भी बोलते हैं। उसकी वजह से ये जो सेल है ये 2 सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगी इनटू 2 सेल्स। इसमें अपने क्रोमोसोम्स, इसमें अपने क्रोमोसोम्स, ये भी डिप्लॉयड होगी, ये भी डिप्लॉयड होगी, क्योंकि हम माइटोसिस की बात करें, यहाँ पे प्लॉइडी चेंज नहीं होती है, ये डिप्लॉयड। ठीक है जी, ये था हमारे पास टेलोफेज एंड साइटोकिनेसिस। लेकिन और एक चेक पॉइंट है, उस चेक पॉइंट को हम पढ़ेंगे और हमारा सारा रेगुलेशन कंप्लीट हो जाएगा। वो चेक पॉइंट क्या है? वो है स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट। ठीक है जी, ठीक है जी। स्पिंडल असेंबली जो चेक पॉइंट है, इसके अंदर होगा क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल, इट वर्क्स एट एनाफेज। कभी कभार क्या होता है कि एनाफेज के अंदर जो प्रॉपर डिसजंक्शन होता है, जो अभी हमने कराया कि प्रॉपरली एक साइड के क्रोमोसोम्स एक पोल की ओर जाते हैं और दूसरे साइड के क्रोमैटिड्स या क्रोमोसोम्स दूसरे पोल की ओर जाते हैं। लेकिन ये तब होता है जब स्पिंडल फाइबर्स नॉर्मली अटैच होते हैं। कभी कभार ऐसा भी हो सकता है, मान लो ये सेल है, यहां पे क्रोमोसोम्स है, ये सेंट्रोसोम है और ये सेंट्रोसोम है, ये भी हो सकता है ना, इसके साथ अटैच रखो। ठीक है जी, यहां देखो, इस सेंट्रोसोम से जो स्पिंडल फाइबर्स निकले वो नॉर्मली इस काइनेटोकोर के साथ भी अटैच हुआ, इस काइनेटोकोर के साथ भी अटैच हुआ, ये नॉर्मल है। लेकिन यहां से जो सेंट्रोसोम के स्पिंडल फाइबर्स हैं, यहां से तो स्पिंडल फाइबर इस क्रोमोसोम के साथ नॉर्मली अटैच हुआ है, लेकिन ये जो स्पिंडल फाइबर है दैट फेल्ड टू अटैच टू द काइनेटोकोर ऑफ दिस क्रोमोसोम। देख सकते हो यहां पे काइनेटोकोर के साथ स्पिंडल फाइबर अटैच्ड है ही नहीं। और जब डिसजंक्शन होगा, ये तो यहां की ओर जाएगा, ये क्रोमोसोम यहां की ओर जाएगा, ये क्रोमोसोम यहां की ओर जाएगा, लेकिन ये दोनों यहां की ओर जाएंगे। आप समझ सकते हो फिर आगे की ओर कैसे कॉन्सिक्वेंसेस आ सकते हैं। इस सेल के अंदर ज्यादा क्रोमोसोम्स आएंगे, इस सेल के अंदर कम क्रोमोसोम्स आएंगे। इसी को हम बोलते हैं नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स। सही से क्रोमोसोम्स सेपरेट नहीं हो पा रहे हैं ड्यू टू द फेलियर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर। एनाफेज के अंदर काम करता है और ये चेक करता है डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स। ये चेक्स प्रॉपर डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम। अगर कभी कभार प्रॉपर डिसजंक्शन ना हो, तब ये स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट इट कम्स इनटू प्ले एंड देन इट विल वर्क अकॉर्डिंगली। कैसे काम करता है बता देता हूं मैं। इस स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट के अंदर कई सारे प्रोटीन्स होते हैं, जैसे कि BUB-R1, BUB-R3, MAD2, CDC20। ये जो प्रोटीन्स हैं ये मिलके बनाते हैं स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट। अब मुझे बताओ, स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट तभी एक्टिवेट होगा ना जब प्रॉपर डिसजंक्शन ना हो, जब स्पिंडल फाइबर्स के अंदर कोई फेलियर होगा तभी तो ये एक्टिवेट होगा। और अगर कोई फेलियर है तो हमें काम क्या करना है? हमें एनाफेज के अंदर ही सेल साइकिल को रोक के रखना है। इसलिए रोक के रखना है क्योंकि वी डोंट वांट टू सेपरेट द क्रोमोसोम्स। व्हाई? बिकॉज क्रोमोसोम्स सही ढंग से अलाइन नहीं हो पाए हैं, तो अभी हम नहीं चाहते हैं कि उन क्रोमोसोम्स को हम सेपरेट करें। किसी तरीके से हम उसको रिपेयर पहले करें, बाद में दे कैन बी सेपरेटेड नॉर्मली। उसी के लिए स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट आता है, ये उसको रोक के रखेगा सेल साइकिल को। कहां पे? एनाफेज के अंदर, ताकि सेल साइकिल आगे की ओर मूव ना करे, बिकॉज देयर इज सम डैमेज इन द अलाइनमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर्स टुवर्ड्स द क्रोमोसोम्स। ठीक है जी, अब ये काम करते हैं। मुझे बताओ कैसे काम करता है। CDC20, ये जो है ये वाला CDC20, ये स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट का एक मेंबर है। लेकिन वहां हमने पढ़ा ये कैसे काम करता था। CDC20 APC के साथ जुड़ के E3 यूबिक्विटिन लाइगेज का एक कॉम्प्लेक्स बनाता था एंड देन it would dissolve the cohesion between the two chromatids। उसकी वजह से वो जो क्रोमेटिड्स थे वो सेपरेट हो पाते थे, क्योंकि यही CDC20 यही APC के साथ मिलके वही लाइगेज बनाता था जो कि कोहेशन को डिस्ट्रक्ट करता था। उसके बाद ही सेपरेशन हो पाती थी। अब मुझे बताओ, वही CDC20 अभी इस स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट का मेंबर है। क्या ये CDC20 उस APC के लिए अवेलेबल रहेगा?
नहीं रहेगा। क्यों? बिकॉज अभी दिस CDC20 इज अ पार्ट ऑफ स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट। इसका मतलब है अगर एपीसी अभी चाहेगा भी टू डिसॉल्व द कोहेजन, नहीं करा सकता डिसॉल्व, क्योंकि उसको डिसॉल्व करने के लिए इस CDC20 की जरूरत होती है। लेकिन दिस CDC20 इज अभी द पार्ट ऑफ स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस चेक पॉइंट के अंदर इस प्रोटीन को रखा गया है ताकि जब कोई फेलियर होगा ये प्रोटीन इसके अंदर काम करेगा, एपीसी के साथ काम नहीं करेगा। अगर एपीसी के साथ काम करेगा तब तो नॉर्मली सेपरेशन होगी। इसका मतलब है क्रोमोसोम्स का नंबर जो है वो इधर उधर हो जाएगा, तो प्लॉइडी लेवल में चेंज आ सकती है। सो दिस स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट इट इंश्योर्स कि सही ढंग से अलाइनमेंट हो। ये इस CDC20 को रोक के रखता है अपने अंदर ताकि ये CDC20 एपीसी के साथ ना मिले और ये कोहेजन को डिसॉल्व ना कर सके। ठीक है जी, इसका मतलब है कोहेजन को अभी डिसॉल्व करने वाला है नहीं कोई, तो सेल साइकिल आगे की ओर बढ़ नहीं सकता। एनाफेज का जो सेपरेशन है वो हो नहीं सकता है क्योंकि CDC20 अभी इस स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट के अंदर मौजूद है, ये एपीसी के लिए अवेलेबल नहीं है। तो ये सारे प्रोटीन्स पहले चेक करेंगे, सही ढंग से अदर प्रोटीन्स को रिक्रूट करेंगे, उस फेलियर को रिपेयर करेंगे। जहां पे मैंने अभी फेलियर दिखाया था कि स्पिंडल फाइबर बना ही नहीं था, उसको रिपेयर करेंगे। उसके बाद ही इस CDC20 को रिलीज किया जाएगा फ्रॉम द स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट। ये CDC20 फिर एपीसी के साथ मिलेगा क्योंकि अभी तो हमने रिपेयर कराया है, फिर ये एपीसी के साथ मिलेगा और उसके बाद E3 यूबिक्विटिन लाइगेज बनाएगा। देन the complex will dissolve the cohesin protein and that will lead to the normal disjunction of the chromosomes towards the respective poles. इस तरीके से ये रेगुलेशन चलता है। मैंने आपको सेल साइकिल और जो रेगुलेशन है इसको सही ढंग से पढ़ाया और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर मैं 10-15 क्वेश्चंस को लेकर आऊंगा और एक एक करके हम डिस्कस करेंगे रेगुलेशन पार्ट के अंदर कि किस तरीके से अप्रोच करना होता है। ठीक है जी, तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। देन आई विल कम along with the PYQs related to the cell cycle and regulation and we will solve them one by one। और इंशाल्लाह सभी क्वेश्चंस आपको आएंगे क्योंकि जितना मैंने पढ़ाया है इसी के अंदर सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, इससे बाहर नहीं आएगा क्योंकि इतना ये मैंने डिटेल में सेल साइकिल रेगुलेशन आपको पढ़ा है। तो होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू रियली लाइक प्लीज कमेंट डाउन, और अगर कोई क्वेश्चन है सो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। एंड मोर ओवर शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, जो कि मैंने इनिशियली अभी बताया था। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय।